तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम में प्रस्तावित अगली कहानी पढ़ेंगे। अगली कहानी का वाचन सुनेंगे जिसका शीर्षक है लाल पान की बेगम और जिसके लेखक हैं आंचलिक कहानियों के सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी लाल पान की बेगम। क्यों बिरजू की माँ नाच नहीं देखने जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह पर मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान, छोवा गुड़ लाने सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई, आज आए लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुरमाछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ ने पुकार लगाई और उनकी पुकार सुनाई दी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ ने जवाब दिया, बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया न हो त न फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ में के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमाछी परेशान कर रही है। आहा आए आए हर आए आए। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथछुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरनियों से बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो, अर्थात इंसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ियां मंगनी मिल जाएंगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो ही रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। तेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी बुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक ओर मोड़कर ऐंठते हुए बोली निकाली, अरे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ, सर्वे सेटलमिटी अर्थात सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारे वाली साड़ी पहन के तो भी भटा की भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हें
तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नात और पीछे सैकड़ों पगहियां झूलती। जंगी की पुतोहू मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन की पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू को घर आए और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी क्लासी है। उसका खसम रंगी कुरमा टोली का नामी लठैत है, इसलिए हमेशा सिंह खुजाती फिरती है जंगी की पतोहू, अर्थात किसी से भी लड़ने भिड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोलकर बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदानाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेली में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बाइस्कोप का गीत गाने वाली पतोरिया पतोहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी हर जाई। अरे चंपिया। जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक बिजली की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चुंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया के माँ के आंगन में नोक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान भर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती कि नानी, एक सहुआइन की दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूं हर जाई। जो कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना, चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू के माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले क्या दिया वो तो आपको पता है, थप्पड़ पड़ा था उसे। ए मैया, एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहथी फैलाई। दे न मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती भर क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप
रोती हुई चंपिया के सामने रख कर कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है, शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पांव फैलाकर क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बाती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी नहीं आई। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहें। मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। अब अपने गांव वालों के लोगों की आंखों में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छीलकर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की मां बड़बड़ाई, कल ही पचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। राकस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी तुमने सुनी? बेसी बकबक मत करो। बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखाएं। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जोड़े के जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। प्रश्नवाचक स्वर में उसने कहा। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन
मीठी रोटी पकेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। ऊँघ। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा। मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पुतोहू की बातें चुभती हैं। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाले की बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खौकियों की आंख में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते जा रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान। इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट पर तौल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ फांसा भी नहीं। अर्थात किसी का पति जो है बाबू साहब के डर से कुछ नहीं बोला। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से में सर्कस नाच के बाघ की तरह घुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कहकर पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू, अंदर। तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाएं तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके होते जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसने, उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए।
बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने को भी नहीं दी आंख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय में उसके मुंह से निकली थी। भगवान जाने फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी, 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गड़ी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है। किसी के पास एक घुर जमीन भी अपने इस गांव में नहीं है। जलेंगी नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अघनी। लोगों की बीख दीठ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई दी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा, शायद गाड़ी भी घड़घड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुंकारी भरी, चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टड्डी में छेद करके देख तो आ चंपिया। भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से टट्टी में छेद कर झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी गुदरी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ी रही होगी। आवाज में बड़ी खनखनाती हुई, आवाज जो है बहुत खनखनाती हुई निकल रही थी। चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने, बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। क्या बात है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा बिरजमोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या। अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू के माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया उठती क्यों नहीं, ले धान की पचीस रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के उसारे पर रख कर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर उसारे पर आई। 1.5 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में होंस दे। अपने खेतों का है। अपने खेत का, हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं,
10 दिन में अघन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगे सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पसीस तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे। क्या हुआ, क्यों डांटती हो? नवान के पहले ही नया धान जुठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई चुरमुन है यह लोग। दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न न पड़े। हम दोनों के मुंह में नवान से पहले नया अन्न न पड़े। बच्चों के मुंह में पड़ने से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चंपिया ने धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है न दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी। पूछूंगा तब कोयरी टोले वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना। चंपी जरा घैलसार में खड़ी होकर मखनी बुआ को आवाज दे दो। ए बुआ, सुनती हो बुआ, मैया बुला रही हैं। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब बुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक बुआ ही तो है, बिना नाथ पगहिया वाली है। अरे बुआ, अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिए वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांखती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो न फुआ। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या, 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह सहुआइन है। राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाब बाग में मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसलकर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कड़ाही औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को। चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो, कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही। बिरजू के टूटे दांत दूध के दांतों की फांक से बोली निकली। ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े।
बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल घास दाना खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटिक्का पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की बेगम। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ के देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घुर ताप रहा था, बोला, क्या पूछते हो? रंगी बलरामपुर से लौटा ही नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की भी सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा, झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधी की बेटी सुंदरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पुतोहू, लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुंदरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दे, साला लताड़ मारकर लंगड़ी करेगा पतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके। सिमराह के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव के बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में वहीं कहीं दुद्दी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुंदरी, लरेना की बीबी और जंगी की पतोहू, ये चारों ही गांव में बाइस्कोप का गीत गाना जानती हैं। बाइस्कोप अर्थात फिल्मी गीत खूब। गाड़ी की लीक धनखेतों के बीच से होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू के माँ के माथे के मंगटीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बाइस्कोप का गीत तो गा चंपिया। डरती है काहे? जहां भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं,
किंतु चंपिया और सुंडी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे स्वर में शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुनान रही है वह भी, कितनी प्यारी पुतोहू है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंगटीके पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो इस तरह से ये कहानी खत्म होती है और हमने देखा कि किस तरह गांव के लोग जो सुबह आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, बहस बकवास कर रहे थे, शाम होते होते ही सबके विचार बदल गए। यानी ये कहानी बताती है कि ग्रामीण अंचल के लोग जो है आपसी मतभेद, आपसी जलन सब कुछ होने के बावजूद अंत में जो है मिल जाते हैं। यानी जो आंतरिक प्रेम है वो हमेशा बना रहता है, जो कुछ भी है सब बाहरी रूप से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।